स्वागत। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती अधिवेशनों के इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। दस्तावेज बताते हैं कि इसकी शुरुआत दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुई थी। हाँ, और उस शुरुआती दौर के नेताओं की सूची देखें तो काफी प्रभावशाली है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जैसे बड़े नाम। जी। दिलचस्प ये भी है कि एओ ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी, उन्होंने भी इन नेताओं को एक साथ लाने में एक भूमिका निभाई। जी। ये शुरुआत कैसे हुई थी? क्या मकसद था इसके पीछे? मकसद तो देखिए साफ था, पूरे भारत के जो राष्ट्रवादी नेता थे हाँ। उनको एक मंच पर लाना। उस समय भारत, आप जानती हैं, अलग अलग रियासतों और प्रांतों में बटा हुआ था। हाँ। तो कांग्रेस का लक्ष्य था एक अखिल भारतीय पहचान बनाना। इसीलिए एक अहम नियम भी बनाया गया कि अधिवेशन का अध्यक्ष उस प्रांत से नहीं होगा जहां अधिवेशन हो रहा है। अच्छा। हाँ, ताकि किसी एक क्षेत्र का दबदबा ना रहे। राइट। एक संतुलन बनाने की कोशिश थी। तो ये एक तरह से एकता बनाने की पहली कोशिश थी। हाँ। पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ 1885 में। अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। इसके बाद के कुछ शुरुआती अधिवेशन क्या बताते हैं? अगले कुछ साल कांग्रेस के इस अखिल भारतीय स्वरूप को मजबूत करने वाले साबित हुए। 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने। हाँ। फिर 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। हाँ, ये बात तो है। तो ये कांग्रेस के समावेशी होने के दावे को कह सकते हैं बल देता था। और फिर अगले ही साल 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल एक अंग्रेज अध्यक्ष बने। जी, जॉर्ज यूल। यानी शुरुआती सालों में कांग्रेस अलग-अलग समुदायों और यहाँ तक कि ब्रिटिश उदारवादियों को भी साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक था या इसका कोई गहरा मतलब भी था उस समय? नहीं, ये सिर्फ प्रतीकवाद नहीं था, ये उस दौर की रणनीति का हिस्सा था। कांग्रेस उस समय ब्रिटिश सरकार से सीधी टक्कर लेने के मूड में नहीं थी। अच्छा। वो संवैधानिक दायरे में रहकर सुधारों की मांग कर रही थी। उन्हें लगता था कि भाई उदारवादी अंग्रेजों का साथ मिलेगा तो उनकी मांगे ज्यादा सुनी जाएंगी। हालांकि ये सोच जाहिर है आगे चलकर बदली। तो शुरुआत हुई सुधारों की मांग से। फिर ये राष्ट्रीय भावना कैसे और तेज हुई? कोई खास पल था जहां से ये बदलाव दिखने लगा? एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण आया 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। हाँ। यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गाया था। ओह। और ये गीत तो आप जानती हैं, बाद में स्वतंत्रता संग्राम का एक तरह से नारा बन गया। इसने राष्ट्रीय चेतना को जगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस अब सिर्फ राजनीतिक मंच नहीं बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी केंद्र बन रही थी। वंदे मातरम। हाँ, ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ रहा होगा। और फिर 1900 का दशक आता है जहां हमें कुछ और बड़े बदलाव नजर आते हैं। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन का जिक्र है। अध्यक्ष थे दिनशॉ इवाचा। यहाँ क्या खास हुआ था? इस अधिवेशन की एक दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर इसी सत्र में देखे थे। अच्छा। 1901 में। हाँ, हालांकि उस समय वो दक्षिण अफ्रीका में अपने काम की वजह से जाने जाते थे। भारत की राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका तो बहुत बाद में शुरू हुई। लेकिन हाँ, ये कांग्रेस के साथ उनके लंबे जुड़ाव की एक, कह सकते हैं, अनौपचारिक शुरुआत जरूर थी। और फिर 1905 का बनारस अधिवेशन आता है। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। ये बंगाल विभाजन का दौर था। माहौल काफी गर्म था उस वक्त। इस अधिवेशन का क्या महत्व था? हाँ, माहौल गर्म था, बिल्कुल। यह अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यहीं पर ब्रिटिश सरकार की जो विभाजनकारी नीतियां थीं, उनके खिलाफ स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक रूप से अपनाने की घोषणा हुई। अच्छा, यानी ऑफिशियली अडॉप्ट किया। जी हाँ, इसका मतलब था विदेशी सामानों का बहिष्कार करो और अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करो। यह सिर्फ कोई आर्थिक रणनीति नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक हथियार भी था, और इसने आंदोलन को आम लोगों तक पहुंचाया। तो अब कांग्रेस सिर्फ याचिकाएं देने वाली संस्था नहीं रही, बल्कि सक्रिय आंदोलन की तरफ बढ़ रही थी, और यहीं से शायद स्वराज की मांग भी उठने लगी। बिल्कुल सही। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता फिर से दादा भाई नौरोजी ने की, इस लिहाज से ऐतिहासिक है। हाँ। यहाँ पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज यानी स्वशासन का लक्ष्य घोषित किया गया। पहली बार? पहली बार, हाँ। और साथ ही बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, ये 4 प्रस्ताव पारित हुए। हालांकि एक बात थी कि स्वराज का मतलब क्या हो। क्या ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वशासन या पूरी स्वतंत्रता?
इस पर नेताओं में मतलब मतभेद थे जो जल्द ही खुलकर सामने आने वाले थे। और ये मतभेद खुलकर सामने आए अगले ही साल 1907 में सूरत में। वो क्या कहानी थी? काफी सुना है उसके बारे में। हाँ, सूरत अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास का एक कह सकते हैं दुखद अध्याय है। रासबिहारी घोष अध्यक्ष थे। यहाँ नरम दल और गरम दल के बीच जो टकराव था वो एकदम चरम पर पहुंच गया। अच्छा। नरम दल, जिसका नेतृत्व गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे नेता कर रहे थे, वो संवैधानिक तरीकों और धीरे धीरे सुधारों में विश्वास रखते थे। वहीं गरम दल, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल जिन्हें कहते हैं, हाँ, लाल बाल पाल, वो स्वराज के लिए ज्यादा सीधी कार्रवाई चाहते थे, जैसे कि बड़े पैमाने पर बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध। तो ये सिर्फ तरीकों का झगड़ा नहीं था, बल्कि लक्ष्य को कितनी जल्दी पाना है इसका भी सवाल था। बिल्कुल। गरम दल वाले स्वराज तुरंत चाहते थे और उन्हें नरम दल के तरीकों पर भरोसा नहीं रह गया था। तो सूरत में ये मतभेद इतने बढ़ गए कि भाई हाथापाई की नौबत आ गई और अधिवेशन को बीच में ही रोकना पड़ा। सच में हाथापाई? जी हाँ, और कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई। इसका सीधा असर राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा। जाहिर है वो कुछ समय के लिए कमजोर पड़ गया। इस विभाजन के बाद तो कांग्रेस को फिर से एक होने में काफी वक्त लगा होगा। अगला महत्वपूर्ण पड़ाव कब आया? हाँ, वक्त लगा। लगभग एक दशक बाद 1916 का लखनऊ अधिवेशन एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। अध्यक्ष थे अंबिकाचरण मजूमदार। यहाँ दो बड़ी बातें हुई। पहली, नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात हुई। हाँ, इससे कांग्रेस फिर से मजबूत हुई। और दूसरी बात, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच वो ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ पैक्ट, हाँ, इसके बारे में सुना है जी। ये क्या था और क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? देखिए, इस समझौते के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार के सामने मिलकर कुछ संवैधानिक सुधारों की मांग रखने का फैसला किया। इसमें एक बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को मान लिया। ओह। उस समय इसे हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना गया ताकि मिलकर अंग्रेजों पर दबाव बनाया जा सके। हालांकि बाद में, जैसा आप जानती हैं, कुछ आलोचकों ने कहा कि इसने कहीं ना कहीं अलगाववादी राजनीति को बढ़ावा दिया। और इसी दौर में एनी बेसेंट भी अध्यक्ष बनी। जी हाँ, अगले ही साल 1917 में कलकत्ता में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वो आयरिश मूल की थीं और भारत में होम रूल आंदोलन चला रही थीं। हाँ, होम रूल लीग। जी। उनका अध्यक्ष बनना न सिर्फ महिला सशक्तिकरण का प्रतीक था, बल्कि ये भी दिखाता था कि कांग्रेस अब थोड़े ज्यादा रैडिकल विचारों को भी जगह दे रही थी। इस सत्र में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर भी चर्चा हुई थी। तो अब हम धीरे धीरे गांधी युग की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका प्रभाव कब से साफ तौर पर दिखना शुरू हुआ अधिवेशनों में? गांधी जी का प्रभाव 1919 के अमृतसर अधिवेशन से एकदम स्पष्ट होने लगा। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। जलियांवाला बाग नरसंहार के ठीक बाद का समय था। देश में जबरदस्त गुस्सा था। हाँ, बिल्कुल। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, उसको समर्थन देने का फैसला किया। खिलाफत आंदोलन? ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान, जिन्हें दुनिया भर के सुन्नी मुसलमान अपना खलीफा मानते थे, उनके पद और साम्राज्य को बचाने का एक वैश्विक मुस्लिम प्रयास था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना था। अच्छा। और 1920 का साल तो कांग्रेस के लिए बहुत ही अहम रहा लगता है। दो बड़े अधिवेशन हुए उस साल। बिल्कुल, बहुत अहम। पहले कलकत्ता में एक विशेष सत्र हुआ लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। यहीं पर गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत के साथ असहयोग का प्रस्ताव रखा, जिसे भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। तो असहयोग की शुरुआत यहां से हुई? हाँ, प्रस्ताव यहां पास हुआ। फिर उसी साल नागपुर में वार्षिक अधिवेशन हुआ। सी विजय राघवाचार्य अध्यक्ष थे। यहां असहयोग आंदोलन को अंतिम मंजूरी मिली। और एक और बहुत बड़ा संगठनात्मक फैसला हुआ कांग्रेस की। जो प्रांतीय समितियां थीं, उनका पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया। भाषाई आधार पर पुनर्गठन, इसका क्या मतलब था और क्या ये इतना महत्वपूर्ण था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। इसका मतलब था कि कांग्रेस का जो संगठन था, वो अब ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक प्रांतों के आधार पर नहीं, बल्कि लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होगा। इससे कांग्रेस की पहुंच आम जनता तक, खासकर गैर अंग्रेजी भाषी लोगों तक बहुत बढ़ गई। अच्छा। इसने क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृतियों को महत्व दिया और कांग्रेस को सही मायनों में एक जन संगठन बनाने में बहुत मदद की। ये एक तरह से देखें तो भविष्य के भाषाई राज्यों की नींव भी रख रहा था। ये तो वाकई दूर की सोच थी।
लेकिन असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया उसके बाद फिर से मतभेद उभर आए थे। हाँ बिल्कुल, चौरी चौरा की घटना के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो कई नेता उनसे सहमत नहीं थे। 1922 के गया अधिवेशन में अध्यक्ष CR दास थे। ये बहस तेज हुई कि क्या कांग्रेस को विधान परिषदों के चुनावों में हिस्सा लेकर अंदर से सरकार का विरोध करना चाहिए। CR दास और मोतीलाल नेहरू इसके पक्ष में थे, लेकिन बहुमत उनके खिलाफ था। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि दास और नेहरू ने कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी बना ली, जो चुनाव लड़कर परिषदों में पहुंची और वहां विरोध किया। तो कांग्रेस में ये अंदरूनी बहस और विभाजन का सिलसिला चलता रहा। इसी बीच गांधी जी ने भी एक अधिवेशन की अध्यक्षता की, ये मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ, ये एक रोचक तथ्य है। बिल्कुल, 1924 का बेलगाम कर्नाटक में अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता खुद महात्मा गांधी ने की। सिर्फ एक? जी, सिर्फ एक। ये उनके सर्वमान्य नेता होने का प्रतीक था। हालांकि वो आमतौर पर सीधे संगठनात्मक पदों से दूर ही रहते थे। और फिर 1925 में सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी। हाँ, कानपुर अधिवेशन में वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। हाँ, ये फर्क अहम है। एनी बेसेंट पहली महिला थी, लेकिन भारतीय मूल की नहीं। बिल्कुल। इस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय भी लिया गया और पूर्ण स्वराज का संकल्प भी एक बार फिर दोहराया गया। तो यहाँ से पूर्ण स्वराज की मांग और तेज हो गई। और फिर आया 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसे तो एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है ना? निश्चित रूप से। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। रावी नदी के किनारे ये अधिवेशन हुआ था। यहीं पर कांग्रेस ने अपना लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस से बदलकर पूर्ण स्वराज यानी पूरी आजादी घोषित कर दिया। पूरी आजादी? हाँ, ये एक बहुत बड़ा निर्णायक कदम था। यहीं पर यह फैसला भी हुआ कि अब से हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वही 26 जनवरी जो बाद में हमारा गणतंत्र दिवस बना। जी हाँ, और इसी अधिवेशन ने गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का पूरा अधिकार दिया। पूर्ण स्वराज का संकल्प। इसके बाद कांग्रेस की दिशा कैसे बदली? क्या अब सिर्फ राजनीतिक आजादी ही लक्ष्य रह गया था? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का दृष्टिकोण अब और ज्यादा व्यापक हो रहा था। 1931 के कराची अधिवेशन को देखिए। अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ। वहां मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें आजाद भारत में नागरिकों के अधिकार कैसे होंगे, जमींदारी कैसे खत्म होगी, मजदूरों के क्या हक होंगे, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, इन सब मुद्दों की बात थी। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव का भी एक खाका सोच रही थी। इसी सत्र में गांधी इरविन समझौते को भी मंजूरी दी गई थी। यानी आजाद भारत कैसा दिखेगा, इसका एक नक्शा तैयार होने लगा था और ये कांग्रेस को गांव तक पहुंचाने की कोशिश भी हुई। हाँ बिल्कुल। 1937 का फैजपुर अधिवेशन इसीलिए खास है। जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष थे, लेकिन यह पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ। पहला गांव में? जी, ये कांग्रेस को किसानों और ग्रामीण जनता के और करीब लाने की एक कोशिश थी। ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस सिर्फ शहरों के पढ़े लिखे लोगों की पार्टी नहीं है। और फिर सुभाष चंद्र बोस का दौर आता है, जिसमें कुछ नाटकीय घटनाक्रम भी हुए थे। बिल्कुल। 1938 में हरिपुरा गुजरात में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने हुए। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति बनी, जिसका काम था आजाद भारत की आर्थिक योजना बनाना। लेकिन अगले ही साल 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में संकट खड़ा हो गया। बोस दोबारा अध्यक्ष चुने गए, गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर। लेकिन गांधी जी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो वरिष्ठ नेता थे, उनके साथ मतभेदों के चलते बोस ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया जीतने के बाद? हाँ, जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह फिर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने और बाद में बोस ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। ये कांग्रेस के भीतर विचारधारा और नेतृत्व को लेकर जो गहरे मतभेद थे, उसका एक और बड़ा उदाहरण था। काफी उथल-पुथल बड़ा दौर था ये। इसके बाद क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का दौर आ गया था। हाँ, 1940 में रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। फिर भारत छोड़ो आंदोलन और उससे जुड़ी जो घटनाएं थीं, उनके कारण 1941 से 1945 तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हो पाया। 5 साल तक? जी, 5 साल तक। और मौलाना आजाद इस पूरे दौर में अध्यक्ष बने रहे। अच्छा, और फिर आजादी से ठीक पहले का अधिवेशन कौन सा था? वो 1946 में मेरठ में हुआ। अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। यही वो आखिरी अधिवेशन था जो ब्रिटिश राज में हुआ। जी। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तब भी कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
तो ये था कांग्रेस के शुरुआती अधिवेशनों का एक लंबा और कहना चाहिए काफी घटनापूर्ण सफर।